मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग अपना जो नया टॉपिक है भारत की मृदा को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जलवायु को कंप्लीट किया और जलवायु में हमने एक स्टार्टिंग में एक बात देखी थी कि जलवायु जो होती है वो मृदा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उसी को आगे हम अब भारत की मृदा की इसमें बात करेंगे। भारत की मृदा की अगर बात करें, मृदा मतलब भारत में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं और कौन कौन से जो एक प्रक्रिया होती है ना, किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होगा, वो प्रक्रिया भी हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हम भारत में मृदा का वितरण देखेंगे, कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है भारत के अंदर। उसके अलावा इसमें लास्ट में हम देखेंगे कि मृदा के अपरदन के क्या क्या कारक हैं। मृदा अपरदन जो हो रहा है उसमें कौन कौन से कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये जो दिवस मनाया जाएगा ये सबसे पहले यूएनओ के द्वारा इसको मान्यता मिली थी। ठीक, उसके बाद हम भारत की मृदा की बात करें तो जो भारत की मृदा है उसके ऊपर जलवायु, वनस्पति और उच्चावचीय ढाल आदि के जितने भी प्रकार होते हैं, ये जितने भी प्रकार हैं, इन सब का इसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर हम इसमें बात करें, भारत की जो मृदा है उसका अध्ययन तो बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन जो एक होता है ना कि ऑथेंटिक जो एक वर्णन दिया जाता है वो जो हुआ उसके बाद की अगर बात करें तो भारत में जो मृदा जनन की जो प्रक्रिया है, मृदा जनन की प्रक्रिया, उसमें 4 कारक हैं। 4 कारक हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर बात करें जनकीय शैल, जनकीय शैल की दशा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भारत की जो मृदा है उसको जलवायु, भारत की वनस्पति और जो भी उच्चावचीय ढाल है, मतलब वहाँ पर किस प्रकार का, अगर ढलानी क्षेत्र है तो मृदा अपरदन भी हो रहा है वहाँ पर, ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें उच्चावचीय ढाल आते हैं। फिर हम बात करें कि मृदा जनन की प्रक्रिया, मृदा का निर्माण, मतलब जनन मतलब उसका जन्म, मृदा का जो जन्म होता है वो किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। सबसे पहले इसमें बात करें तो जनकीय शैल की दशा। मृदा, आप मिट्टी को देखते होंगे, मिट्टी के अंदर बहुत सारे चमकीले कण होते हैं। दूर से पड़ी हुई जो मिट्टी दिखती है वो चमकीले कणों के रूप में हमें दिखाई देती है, मतलब उसमें जो है चट्टानों के कण भी छोटे छोटे इसमें सम्मिलित होते हैं। देखिए, जो जनकीय शैल होता है वो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। जो जनकीय शैल मतलब कोई भी चट्टान है, उसके अंदर क्या हुआ, अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई। छादन की प्रक्रिया हुई। अनाच्छादन क्या है? ये अपरदन प्लस अपक्षय की एक क्रिया होती है। अपक्षय होता है कि किसी भी चट्टान का उसके अंदर अगर भौतिक या रासायनिक रूप से परिवर्तन होता है और उसी चट्टान का उसी स्थान पर टूटकर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। और अपरदन होता है कि किसी भी बल या फिर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना अपरदन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अनाच्छादन। जब कोई एक चट्टान है उसके अंदर इन दोनों का प्रोसेस हुआ, मतलब पूरा अनाच्छादन की जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद में वो जो है मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैं देखिए जनकीय शैल की दशा। कोई चट्टान है, चट्टान अगर रास्ते में पड़ी हुई है, हवा आ रही है, पानी या जल के द्वारा या फिर किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से उसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई, मतलब उसमें अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया शुरू हुई। जब वो छोटे छोटे कणों के रूप में बदल गई और उसके अंदर और भी बहुत सारे कण उसमें आके मिल गए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? उससे जो परत बनी
उससे जो कण बने वो हमारे मृदा के निर्माण में सहायक हैं। हम लोग देखते हैं कि मृदा के जो हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे रेतीली मृदा है, बहुत चमकीली मृदा होती है, ठीक है, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं वो चट्टानों के शैल कण के रूप में वो विद्यमान रहते हैं। ठीक, दूसरी जो चीज आती है इसके अंदर हमारी, दूसरी है हमारी जलवायु। जलवायु किसी भी स्थान की मृदा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। उस मृदा किस प्रकार की होगी ये वहाँ की जलवायु पे निर्भर करता है। जो जलवायु दशा होती है, जो धरातलीय स्वरूप होता है, वो वहाँ पर किस प्रकार का है। मतलब मान लीजिए जैसे देखिए पश्चिम भारत के अंदर अगर हम देखें तो रेतीली मिट्टी मिलती है, रेतीली मिट्टी है, ये यहाँ पर रेतीली मिट्टी ही क्यों मिली, वहाँ पर जलवायु सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। पश्चिमी भारत क्योंकि शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश नहीं हो रही है, शुष्क प्रदेश है, इन सब के कारण जल का अभाव है, उसके कारण यहाँ पर लवणीय और क्षारीय मृदा की दशा भी पाई जाएगी। तो जलवायु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, अभी तक हमने दो चीज़ें देखी, मृदा जनन की प्रक्रिया में शैलों की दशा और एक हमारा जलवायु। ठीक, जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है उच्चावचीय ढाल। उच्चावचीय ढाल की अगर बात करें कि कोई स्थान अगर ऊंचा उठा हुआ भाग है, देखिए उच्चावचीय ढाल, देखिए समतल सतह है या फिर मंद ढाल की सतह है, तो क्या होगा, वहां पर अपक्षय की प्रक्रिया तो होगी लेकिन अपर्दन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक समतल, ये प्लेन जगह है और यहाँ पर एक उठा हुआ क्षेत्र है। जो समतल सतह है वहाँ पर क्या हुआ कि जो मलबा है हमारा, जितना भी यहाँ पर मलबा जमा हुआ है, वो बहुत दिनों तक यहाँ पर जमा रह सकता है क्योंकि वो समतल सतह पर है। और अगर उच्चावचीय ढाल यानी कि इस तरीके की ढाल नुमा स्थिति है, तो क्या होगा, जो यहाँ पर मलबा है वो निरंतर स्थानांतरित होता रहता है। मतलब एक टाइम जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी है, दूसरे टाइम पे क्या होगा, उस मिट्टी का अपर्दन हो जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो उच्चावचीय ढाल होता है वो भी हमारी मृदा को प्रभावित करता है। कैसे, जब समतल सतह है तो मृदा में जब अपक्षय हुआ तो अपक्षय की क्रिया के बाद जो मलबा होता है वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहता है, संरक्षित रहता है। और वही अगर ढाल वाली सतह है तो क्या होगा, जो अपक्षित मलबा होता है वो स्थानांतरित होता रहता है। और स्थानांतरित होने के कारण क्या होता है, इसमें बार बार जो है अनाच्छादन की प्रक्रिया होती रहती है। और ऐसी दशा को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो पर्वतीय मृदा के रूप में जानी जाती है। ठीक, चौथा अगर हम इसमें बात करें तो वो आती है हमारी वनस्पति। देखिए सबसे पहले हमने बात करी जनकीय शैल के बारे में कि जब शैलों का, जब चट्टानों का जब इसमें विखंडन होता है तो वो छोटे छोटे कण के रूप में हमारी मृदा के रूप में हमारे सामने आते हैं। देखो मृदा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शैल हो गई या फिर कुछ चट्टानों के टुकड़े हो गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद, बहुत सारे मतलब कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सम्मिलित रूप से मृदा कहलाती है। मृदा होती है कि जो हमारी उपजाऊपन में जो वृद्धि होती है, जो हम लोग खेती करते हैं, वहाँ की जो मृदा बनी है उसको किस प्रकार से हमने बनाया है, वो सारी कंडीशंस इसमें होती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा उच्चावचीय ढाल की हमने बात करी, पर्वतीय मृदा हो गई इसके अंदर। फोर्थ आता है वनस्पति। देखिए वनस्पति में क्या होता है, आप लोगों ने अपने खेतों में एक चीज़ देखी होगी, जब पूरी फसल कट जाती है, ठीक, फसल कट गई तो उसका जो एक नीचे का जो हिस्सा रहता है, मतलब लगा लीजिए 1-1 फुट के आसपास का जो हिस्सा होता है, उसको क्या करते हैं हम, ट्रैक्टर या फिर जो भी हल वगैरह जो भी आप लोग यूज़ करते होंगे, उससे क्या है, उसको खेत में ही बिखरवा देते हैं या फिर उसको खेत में ही दबवा देते हैं। मतलब जब खेत में खुदाई हो जाएगी ट्रैक्टर से तो क्या होगा कि वो जो बचा हुआ जो पार्ट था, जो भूसा था, वो क्या हुआ, हमारे खेत में ही जमा हो गया।
वो खेत में छोड़ने का पर्पज़ क्या होता है? वो छोड़ने का पर्पज़ ये होता है कि वो एक खाद के रूप में काम करता है। तो वनस्पति जो होती है वो हमारे मृदा के निर्माण में एक सहायक भूमिका निभाती है। देखिए, मान लीजिए कि आपने जो भूसा था उसको वहीं पर उसी ज़मीन के अंदर आपने उसको छोड़ दिया। जब आपने उसको छोड़ दिया तो वो क्या हुआ, ज़मीन के अंदर ऐसे ज़मीन के अंदर चला गया। मतलब इतना ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर एक लेयर के रूप में ही रहता है। जब वो इधर चला जाता है तो वो अंदर जाके क्या कर जाता है, सड़ जाता है, सड़ता है। जब वो सड़ता है और जो इसके जो सड़े गले अंश होते हैं वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस क्या होता है, मृदा के निर्माण को, मृदा को जो उपजाऊ बनाने का एक काम करता है। जो एक तत्व होता है वो ह्यूमस होता है। ठीक, देखिए, जो वनस्पति जो हमारी नीचे सड़ गल रही है, ठीक, जो वनस्पति बहुत टाइम तक दबी रहती है नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर और फिर वो सड़ती रहती है, सड़े गले जो रूप होते हैं उससे क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है जो मृदा के उपजाऊपन में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। 4 फैक्टर्स हमने देखे, कौन कौन से हमने सबसे पहले बात करी हमारी जनकीय शैल के बारे में। फिर हमने पढ़ा कौन सा, हमारा एक चीज़ और पढ़ी थी ना, हमने एक पार्ट और देखा था हमने जलवायु, फिर हमने उच्चावचीय ढाल की बात की, फिर हमने बात करी वनस्पति की। अब हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मृदा मिलती है भारत के अंदर। देखिए, जो हमारा ICAR है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ये एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब एग्रीकल्चर जो कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च करने का काम होता है वो ये वाली एजेंसी करती है। इसने 1986 में 1986 में मृदा के कुछ प्रकार बताए। इसने बताया कि मृदा 8 प्रकार की होती है। मृदा 8 प्रकार की होती है। भारत के अंदर जो मृदा मिलती है वो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक, जो मुख्य रूप से होती है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं जो बहुत छोटे छोटे रूप होते हैं, ठीक है, जिसको 27 उन्होंने गौण उपभागों में भी इसको बांटा था। ठीक है, ये जो एजेंसी होती है, ये एजेंसियां क्या करती हैं, हमने कैसे हमारी बुक्स वगैरह के अंदर कैसे ऑथेंटाइज कर दिया उसको कि भाई जैसे 8 प्रकार की ही मृदा मिलेंगी। बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग एजेंसी होती है। जैसे एग्रीकल्चर की अलग है, ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि हर चीज़ की वनस्पति से रिलेटेड अलग आपको एजेंसी मिलेगी, जो आपके फॉरेस्ट होते हैं उनकी अलग एजेंसी होती है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी अलग अलग एजेंसियां बनी होती हैं। ICAR जो एजेंसी है उसने 1986 में भारत की मृदाओं के 8 प्रकार हमें बताए। अब हम इन 8 प्रकारों को डिटेल से देखेंगे, मैप में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारी मृदा आती है कौन सी आती है, हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा कहाँ मिलेगी? हमने ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा था कि जहाँ भी नदियाँ अपना अवसाद लेकर चलती हैं, जहाँ भी नदियों का उद्गम क्षेत्र से और उसका जहाँ पर वो गिरती है लास्ट में जहाँ एंड होता है वो जो क्षेत्र होता है वहाँ पर कौन सी मृदा मिलेगी? जलोढ़ मृदा मिलेगी। जलोढ़ मृदा क्योंकि बहुत उपजाऊ मृदा मानी जाती है, इसलिए नदी के द्वारा जो भी अवसाद लाया जाता है, जो भी मृदा, जो नदी का जो एक कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट जो एरिया है उसका, उसके अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि जहाँ पर रिवर होती है वहाँ की मृदा बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि भारत के अंदर ये सबसे पहले बात करें तो ये 43.4% भारत के अंदर ये वाली मृदा पाई जाती है। कितने परसेंट? 43.4% जो मृदा होती है वो हमारी जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे सर्वाधिक जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा की बात करें तो हमारी यहाँ पर गंगा नदी आ रही थी, हमने बात करी थी, तो ये वाले पूरे क्षेत्र में भी पाई जाएगी।
उसके बाद जो यहाँ पर हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ थी, इनके भी जहाँ जहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र होंगे, जहाँ पर उसका जो मुहाना या फिर जो भी क्षेत्र होगा जहाँ पे उसका विस्तार है, उन क्षेत्रों पे जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। यानी कि जहाँ पे नदियों का विस्तार है वहाँ कौन सी मृदा होगी, जलोढ़ मृदा होगी। और जलोढ़ मृदा के अंदर हमारे पोटेशियम और चूने की प्रधानता होती है। किस किस की, पोटेशियम व चूने की प्रधानता, चूने की प्रधानता। और चूने और जो पोटेशियम की जो प्रधानता होती है वो एक मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। और भारत में जो है जलोढ़ मृदा की बांगर और खादर, हमने दोनों प्रकार पढ़ लिए हैं। फिजिकल डिवीजन में हमने बात की थी कि जलोढ़ मृदा के दो पार्ट होते हैं, खादर और बांगर। बांगर जो पुरानी जलोढ़ थी और खादर जो हमारी नवीन जलोढ़ थी, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। और उसके बाद अगर हम विस्तार की बात करें तो इसके उत्तर भारत का जो विशाल मैदान था उसमें, और दक्षिण भारत के जितने भी नदी बेसिन है उन सब के अंदर हमारी कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। और इसका जो कितने प्रतिशत भाग में, 43.4% भाग है भारत का जिसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरी हम बात करें, दूसरी जो मृदा है वो है हमारी लाल मृदा। देखिए, लाल मृदा का जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। दक्षिण भारत, ये वाला जो हिस्सा है, और भारत की ये दूसरी सबसे विस्तृत मृदा मानी जाती है, जो 18.6% भाग पर पाई जाती है। भारत में 18.6% भाग पर ये फैली हुई है। जो प्रायद्वीपीय भारत के भाग में क्या है, जो जल बह रहा है उसके अंदर बहुत सारे आयरन ऑक्साइड्स के तत्व पाए जाते हैं। इसका लाल रंग क्यों होता है, लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका लाल रंग पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो दक्षिण भारत में, क्योंकि इसका मेन जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में जितना भी जल प्रवाहित होता है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड के जो तत्व होते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। और आयरन ऑक्साइड के तत्व अधिक होने के कारण यहाँ की जो मृदा होती है उसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, लाल होता है। और इस मृदा के अंदर नमी धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, मतलब ये नमी धारण नहीं कर सकती, नमी धारण सबसे कम करती है। दो मृदा हमने देखी, जलोढ़ मृदा जो 43.4% चूने व पोटेशियम की प्रधानता होती है, उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण भारत के जितने भी नदी बेसिन है उनके अंदर ये पाई जाती है। लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, 18.6% इसका विस्तार है और इसमें नमी धारण करने की सबसे कम क्षमता होती है, और दक्षिण भारत की ये मुख्य जो हमारी मृदा मानी जाती है। ठीक है, इतनी चीज हुई। नेक्स्ट जो बात आती है हमारी कौन सी मृदा, तीसरी मृदा की अगर हम बात करें तो वो है हमारी काली मृदा। काली मृदा को अगर हम देखें, काली मृदा को कई नामों से हम जानते हैं। इसको हम कॉटन मृदा भी कहते हैं, इसको हम कपास मृदा भी कहते हैं, इसको हम रेंगुर मृदा भी कहेंगे। ये काली मृदा के बहुत सारे नाम हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें भी जल धारण करने की क्षमता, इस जो काली मिट्टी होती है ना, इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम थी लाल मृदा के अंदर जो है नमी धारण करने की क्षमता, और सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता है काली मृदा के अंदर। काली मृदा को आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो नमी को बहुत ज़्यादा धारण कर लेती है और एक टाइम बाद में वो सूख कर इससे फटने लगती है। आपने देखी होगी ये कई जगह पर, हमारे यहाँ पे भी काली मृदा जो है थोड़े बहुत हिस्सों में देखी जाती है। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो है पाट वाली स्थिति बन गई है, उसके बाद मिट्टी में जो है बीच में जो है दरार सी आके वो फटना शुरू कर देती है। वो कौन सी मृदा होती है, वो हमारी काली मृदा होती है। जिसमें हमारी कपास की खेती होती है वो हमारी काली मृदा होती है। इसमें अगर भारत की बात करें तो ये 15.2% भाग पर फैली हुई है, और इसको स्थानीय या क्षेत्रीय मृदा के रूप में भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक, महाराष्ट्र और गुजरात जो क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है,
हमारे राजस्थान में भी उसका कुछ हिस्सा है, यहाँ पे भी उत्तर के विशाल मैदान में भी थोड़ी बहुत जगह पर काली मृदा पाई जाती है। लेकिन जो स्पेसिफिक जो जगह है वो है काली मृदा की महाराष्ट्र और गुजरात, पश्चिमी भारत के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। हमने 3 मृदा की बात कर ली, हम जलोढ़ मृदा के बारे में देखा, लाल मृदा और काली मृदा के बारे में देखा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट जो मृदा है, लेटेराइट मृदा, देखिए लेटेराइट मृदा को सबसे पहले एफ बुकानन के द्वारा दिया गया था। बुकानन नाम का एक विद्वान हुए, उन्होंने जो है लेटेराइट मृदा को दिया। लेटेराइट मृदा का रंग क्या होगा, जैसे ईंट का रंग नहीं होता है अपना, ना तो लाल होती है ना काली होती है, ईंट का जो रंग होता है उस प्रकार की ईंट के रंग की जैसी ये मृदा पाई जाती है। इसका जो क्षेत्र है वो 3.7% होता है, 3.7% इसका क्षेत्र होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा केरल के अंदर और पश्चिमी जो यहाँ पर जो हमारा ये पश्चिम बंगाल है उसके डेल्टाई क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर उसके बाद ये रांची के पठार झारखंड के अंदर भी है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी कुछ भाग के अंदर ये मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा के अंदर कौन कौन सी खेती होती है, जो हमारे काजू होते हैं, चाय, काजू, रबड़, कॉफ़ी, इन सब की जो खेती होती है वो लेटेराइट मृदा के अंदर ही होती है। तो लेटेराइट मृदा के हमने बारे में देखा हमने कि जो लेटेराइट मृदा है वो ईंट के रंग के जैसी होती है। बुकानन ने इसका सर्वप्रथम जो है उल्लेख किया था और 3.7% भाग पर ये पाई जाती है। केरल तो संपूर्ण केरल में तो पाई जाती है, उसके बाद में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में और उसके बाद में आंध्र प्रदेश और जो हमारा ये रांची वाला जो झारखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। अब जो नेक्स्ट जो मृदा आती है हमारी, कौन सी 5वीं जो मृदा है, कौन सी हमारी पर्वतीय मृदा, और इसका जो विस्तार है वो 5.5% तक होता है। पर्वतीय मृदा का जो विस्तार है पूरे भारत में अगर बात करें तो 5.5% होता है। ये अपरिपक्व श्रेणी में मानी जाती है, मतलब ये एक जगह स्थिर नहीं रहती। पर्वतीय जो मृदा होती है वो क्या होता है कि जो पर्वतीय मृदा का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि नदी के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। अब पर्वतीय मृदा से स्पष्ट हो रहा होगा कि वो कहाँ कहाँ मिलेगी। अब आपको यहीं पे चीज़ें याद करनी है कि पर्वतीय मृदा कहाँ मिलेगी, जहाँ पे पर्वत होंगे। और पर्वत हमने पूरे भारत के देख लिए कि यहाँ पे हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र में मिलेगी, जो हमारे यहाँ पर जो सतपुड़ा रेंज थी उसके आसपास मिलेगी, यहाँ पे हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मिलेंगी पर्वतीय मृदा। जो पर्वतीय मृदा होती है कगारी भागों में प्राप्त होती है। अब तक हमने कितनी मृदाओं की बात करी, 5 मृदाओं की हमने बात कर ली। पर्वतीय मृदा, इसका विस्तार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ सब पर पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। नेक्स्ट जो छठी जो हमारी मृदा आती है वो आती है लवणीय या क्षारीय मृदा। लवणीय या क्षारीय मृदा, देखिए जो लवणीय और क्षारीय मृदा होती है इसमें आप लोगों ने पीएच मान देखा होगा। पहले की बात है, पहले आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा पीएच मान। जैसे ये एक पीएच होता है, यहाँ पे जो न्यूट्रल होता है वो 6.5 के आसपास होता है पीएच मान। साइंस में ये चीज़ें तो 9th 10th में आपने देखी होगी ना, पीएच मान निकालते हैं उसका। उसके बाद में ये यहाँ पर 7.3 तक होगी और 1 से स्टार्ट होती है। तो इधर की साइड तो हमारी अम्लीय और यहाँ हमारी क्षारीय। अम्लीय मतलब होता है गाढ़ा और क्षारीय मतलब होता है पतला। देखिए 6.5 पीएच से अगर कम है पीएच तो वो अम्लीय मृदा होगी और 6.5 से अधिक है तो वो क्षारीय मृदा होगी। ठीक, अगर 6.5 से कम है तो अम्लीय हो गई हमारी, और जो अगर 7.2 से अधिक है तो वो कितनी क्षारीय या लवणीय मानी जाती है। सर्वाधिक अगर लवणीय मृदा की बात करें तो सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा हमारी कहाँ पाई जाती है, गुजरात के अंदर।
और जो लवणीय मृदा होती है सबसे कम उपजाऊ मृदा होती है, क्योंकि लवणता के तत्व हमने पढ़ा था केशिकत्व की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे लवणीय तत्व ऊपर की साइड आ जाते हैं। जब सतह पर वो आ जाते हैं तो मृदा को वो अनुपजाऊ बनाते हैं, और जो लवणीय मृदा होती है वो सबसे कम उपजाऊ मृदा मानी जाती है, मतलब सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदा मानी जाती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात में काली मृदा भी पाई जा रही थी, ठीक है, और काली मृदा से कपास की खेती हो रही थी, और लवणीय जो मृदा है वो गुजरात में इसका विस्तार सर्वाधिक माना जाता है। इस मृदा के गुण की प्राप्ति जो है जल अभाव के कारण होती है। जहाँ सबसे कम जल होता है वहाँ पर इस प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी 7वीं मृदा है वो है हमारी कौन सी? शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ठीक। अब शुष्क और मरुस्थलीय मृदा है तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? ये जो है भारत के उत्तरी भाग, यहाँ पर राजस्थान के अंदर हो गई, उत्तर पश्चिमी भारत के जो भी क्षेत्र है यहाँ पर ये पाई जाएगी, जहाँ पर जल का अभाव पाया जाता है। ये जो शुष्क और मरुस्थलीय जो मृदा है ये हमारी सर्वाधिक जो है राजस्थान में ही पाई जाती है। 8वीं जो मृदा है हमारी कौन सी है? पीट या दलदली मृदा। और दलदली मृदा से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दलदली मृदा कहाँ मिलेगी? जो हमारे समुद्री तटीय क्षेत्र है, जहाँ पर ज्वारीय क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार के वो है मृदा पाई जाएगी, पीट या दलदली मृदा। मतलब दलदली मृदा कहाँ मिलेगी? जहाँ पे हमारी समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर हमारी तटीय इस प्रकार की पीट मृदा मिलेगी, ठीक। उसके बाद में जो है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी ये मिलेगी, कच्छ के क्षेत्र में भी मिलेगी, और पीट या जैविक मिट्टी केरल में भी मिलती है, उत्तरांचल में सुंदरवन का जो डेल्टा हमारा यहाँ बन रहा था इसके अंदर ये स्पेसिफिक मिलती है। जो पीट या दलदली जो मृदा होती है ये भी कम उपजाऊ मृदा मानी जाती है, ठीक है। तो हमने मृदा की ये सारी बातें हमने डिस्कस की। पहली हमने जलोढ़ मृदा देखी। भारत को ICAR ने 8 प्रकार की मृदाओं में विभाजित किया। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, और लास्ट हमारी पीट या दलदली मृदा। और जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारी कौन सी? ICAR के द्वारा ही कुछ अमेरिकी जो है नाम दिए गए हैं मृदाओं को, जो साइंटिफिक जो नाम है उनके बारे में भी हम कल अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ एक बुक ज़रूर ले लीजिए। बुक से आप लोग जो पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे द्वारा बताया जाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लास में नहीं बता सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टीचर आपको नहीं बता सकता। हाँ, आप बुक पढ़िए, कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछिए, लेकिन एक बुक ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगी वो जो मेरे लिए जो मैं सोचती हूँ कि हाँ सफिशिएंट है वो मैं इतना बताऊँगी। आप लोग पढ़िएगा खुद से, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे मेरे आंसर में ये चीज़ भी डालनी है तो फिर आप वो चीज़ भी डालिएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक मेरा व्यू था। जो जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ वो एक मेरा पर्सनल व्यू है कि हाँ इतना जो है इनके सिलेबस में है और इतना इनको पढ़ाना है। आप लोगों को देखना है कि आपको कितना डीप उसको पढ़ना है, ठीक। आपको अपनी बुक लेनी है, कोई भी एक बुक ले लीजिए और उस बुक से आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।